गुड इवनिंग बेटा। कैसे हो सर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर कैसे हो? समीर, लास्ट टाइम कहाँ तक टॉपिक्स कर लिए थे हमने? सर लिक्विड्स हमने थोड़ा सा ही किया था। हाँ, लास्ट टॉपिक बताओ बेटा, क्या था? देखता हूँ सर। पास्कल्स लॉ डिफाइन हो गया था समीर? नो सर। अच्छा चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर आज। पास्कल्स लॉ से, ठीक है? चलो बेटा लिखो पास्कल्स लॉ। स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ: pressure applied to any part of an enclosed fluid at rest pressure applied to any part of an enclosed fluid is transmitted undiminished to every part of the fluid and to the walls of the container। यहाँ एक चीज और ऐड कर लेंगे फ्लूइड के साथ साथ, एट रेस्ट। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे पास लेट से कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर वी हैव फ्लूइड filled in it up to a certain height and let's say कि इसके अंदर हम लोग एक सिलेंड्रिकल बॉडी इसके अंदर हम लोग प्लेस करते हैं। नाउ जो प्रेशर होगा इस बॉडी को फ्लूइड में डालने के बाद, तो जो प्रेशर होता है यानी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो इक्वली एक्सर्ट करेंगे टू एवरी पार्ट of the object
and to the walls of the container. तो हर जगह पर जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। लेकिन बेटा ये कब हो सकता है? ये सिर्फ तब हो सकता है जब हम लोग इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को यहां पर नेग्लेक्ट कर दें। तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर अगर हम लोग देखें तो ध्यान से देखना कि इसका जो वेट होगा बॉडी का वो कहां जाएगा? डाउनवर्ड्स, mg। तो अप थ्रस्ट कहां एक्ट करेगा? अपवर्ड्स एक्ट करेगा। बट इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर ये जो सिलेंडर है, लेट्स से कि इसका सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, और अगर हम ये मान लें कि ये सिलेंडर आपका एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो क्रॉस सेक्शन एरियाज आर सेम एट एवरी पॉइंट। तो इसका मतलब A1 बराबर है A2 के। तो एट A1 जो फोर्स यहां पर एक्सर्ट होगी डाउनवर्ड्स, that force is given by pressure is equals to force upon area। तो P1 is equals to F by A1, ठीक है। और हमने कहा A1 A2 के बराबर है, जो कि कोई एक वैल्यू A, तो आप फाइनली इसको लिख सकते हो P1 is equals to F upon A। तो यानी F की वैल्यू आ जाएगी आपके पास P1 into A। अब बेटा यहां पर हम बात करें, अगर लेट्स से कि ये F1 है आपका, यहां पर अगर बात करें तो प्रेशर, लिक्विड जो प्रेशर लगाएगा वो इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो एट A2 सिमिलरली वी हैव F2 is equals to P2A। तो अगर मैं फोर्सेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखो ध्यान से, mg डाउनवर्ड्स, ठीक है, ऐसे ही आपके पास जो u है ये कहां जा रहा है बेटा? अपवर्ड्स जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग ये मान लें कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने पे ये रेस्ट पर आ गया, यानी जितना अपवर्ड्स इसके ऊपर लगना चाहिए था वो एग्जैक्टली लग चुका, ठीक है। तो अगर मैं mg और फोर्सेस को बैलेंस करूं, यानी समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0, तो अब आप देख पा रहे हैं कि ऊपर से जो F1 आ रहा है और F2 नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी इन तीन फोर्सेस का सम 0 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं F1 plus mg minus of F2 is equal to 0। So finally you can write it as P1A plus mg minus of P2 is equal to 0। ये वाली इक्वेशन क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब यहां से इसी इक्वेशन को, सॉरी मैंने यहां ए नहीं लिखा, अच्छा इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं P1 A माइनस P2 A इज इक्वल टू, या आप ऐसा लिख लो P2A माइनस P1A इज इक्वल टू mg, ऐसा लिख सकते हैं इसको। यस सर। हर्षित F3 और F4 नहीं है बेटा, ऊपर से लगने वाली जो फोर्स है इसको हमने बोला F1, दिस इज F1। क्यों F1 कह रहे हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहाँ पर A1 को हमने A के बराबर माना, तो P1 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? F1 अपॉन A। तो ये फोर्स F1 आ रही है ऊपर से, नीचे से जा रही है F2, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A2 था, ठीक है। और जो साइड वाली फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस इसको साइडवेज इक्विलिब्रियम प्रोवाइड कर रही है, तो इन फोर्सेस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम वेट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अप थ्रस्ट तो वेट की वजह से एक्ट करेगा ना, ठीक है बेटा। ओके सर। साइडवेज फोर्सेस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ओके सर। तो मैं इसको लिख सकता हूं
P2A minus P1A equal to mg, या फिर आप लिखते हैं P2 minus P1 is equals to mg upon A। ठीक है, अब आप m को क्या लिख सकते हो, मास को। देखो जरा, P2 minus P1 is equal to mg upon A। तो हमें पता है कि मास किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसके इक्वल होता है बेटा, एरिया इनटू हाइट। तो h होगा यहां पर हाइट ऑफ सिलेंडर, h। तो आप फाइनली लिख सकते हो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया इनटू हाइट इनटू g अपॉन एरिया। एरिया से एरिया कैंसिल आउट हुआ, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू h रो g। This is the difference in pressure between the 2 points, area A1 and area A2। अब हमने कहा अगर हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दें, लेट G is equal to 0, तो P2 minus P1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, जिसको आप फाइनली लिख सकते हो P1 is equal to P2। यानी अगर हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दें तो प्रेशर इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शंस। दिस इज पास्कल्स लॉ। ठीक है, यस सर। क्लियर है, हाँ इसमें सर। कोई Yes, sir. इसमें Yes. कोई डाउट तो नहीं है। No, sir. ठीक है, अनुभव क्लियर है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है सर। सॉरी सर, ये पीटीएम हो माइक गई। सर कल है सुबह, ओके ओके ओके, बता दूंगा सर, टेंशन ना हाँ लो। अरे नहीं, मेरे को तो टेंशन हो तो रही है। वो तो मेरे को भी हो रही है सर कि जिस हिसाब से मेरी किस्मत जा रही है ना हाँ सर ठीक नहीं लग रहा है। क्या होप करो सर कि अच्छी आए। क्यों, अभी क्या हो गया। अरे सर आप मार्क्स देखो ना, वैसे कैसे कैसे आए मेरे टर्म वन में, अच्छा ठीक है, इसलिए कह रहा था। अभी फोन क्यों आ रहा था। अरे सो वो मेरा गलती से बच गया था सर, सॉरी। वो फोन उल्टा पड़ा हुआ था, गलती टच हो गया, मैं भी देखा था। ठीक है, मैं तो डर गया था, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। सर कह रहे होंगे अभी अभी मार्क्स आ गए क्या रात को। नहीं, मुझे लगा कि क्लास से पहले तो मार्क्स ही बताने हो। नहीं नहीं सर, ऐसा आपको ऐसा शौक कर दूंगा, ऑफलाइन नहीं बताऊंगा, ऑनलाइन में तो वरना आप भी नाराज हो जाओगे। अच्छा, मतलब सो जाऊं ना आराम से। हाँ अभी तो सो जाओ, कल 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 पता चलेगा। सर मेरे भी है प्रैक्टिकल्स मंडे को, फिजिक्स का ही है पहला। प्रैक्टिकली तो है, प्रैक्टिकल की तो टेंशन मत लो, सर थ्योरी हमारा भी हो गया सर, फिजिकल का, फिजिक्स का प्रैक्टिकल तो कुछ दो ही आ कराया रहे नहीं। होंगे। एक तो आ रहा होगा स्क्रू गॉज और दूसरा वर्नियर कैलिपर, यही आ रहे होंगे दोनों। और ऑसिलेशन का भी कराया था हमको, ऑसिलेशन का भी कराया था पेंडुलम से। अच्छा, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। हाँ जी। सर मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है। क्यों, Yes. मैम ने कराए थे तो कब करे क्यों नहीं। सर तब तो करे थे, 1-2 महीने होने वाले उन चीजों को, अब तो भूल गए कैसे करने हैं दोबारे। कोई बात नहीं, मैडम को भी ये बात ध्यान होगी कि 2 महीने हो गए उन चीजों को, सर तो हमको भी बता दो। सर वहां पर पहले कराए थे सर, पहले हाफ के अंदर स्कूल के पहले कोई हाफ नहीं, के अंदर सिर्फ वो रिवीजन कराई थी, उसके बाद प्रैक्टिकल लिया था। कोई नहीं, चिंता मत करो, टीचर को भी पता है कि क्या चीज है। और सर वाइवा तुम्हारा हुआ ही नहीं। अच्छा, दूसरे चलो बैच वालों का हो गया, हमारा नहीं हुआ। चलो, मजे आ गए तुम्हारे, पर होगा जरूर। नहीं, अच्छा चलो, हमारा पैकअप हो गया, नंबर भी लग गए वाइवा के, वाइवा नहीं हुआ। सही है भैया, तुम्हारा बैच लकी है। चलो ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। सबसे पहले हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड देन हाइड्रोलिक ब्रेक्स। बोर्ड क्लियर कर दो समीर, स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर।
अच्छा चलो, सबसे पहले बात करेंगे एप्लीकेशंस में हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। अच्छा देखो, हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है क्या? आज की डेट में मैक्सिमम जगहों पर जहां कहीं पर भी लिफ्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं या हमें ऑब्जेक्ट्स को उठाना पड़ता है, तो जनरली हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट्स यूज करते हैं या फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिफ्ट्स यूज करते हैं। जैसे कि जो बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, जिन कंटेनर्स को शिप पे से डॉक पे उतारा जाता है, तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। ठीक है, अब ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि अंदर कोई सामान ऐसा तो नहीं है जो कि हैवी मैग्नेटिक फील्ड में या एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर खराब ना हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि पहले कंप्यूटर के हमारे डेस्कटॉप्स आते थे, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर उनके खराब होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है, तो ऐसे वाली चीजों को भी ध्यान में रख के हम लोग जनरली लिफ्ट्स यूज करते हैं, बट हाइड्रोलिक्स आर द सेफेस्ट वंस, तो जिनको जनरली यूज किया जाता है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट को यूज करते हुए किस बात का ध्यान रखते हैं हम लोग कि हमारे पास जो सरफेस होता है, या हम ये कहें जो दो एंड्स होते हैं जहां से हमें प्रेशर लगाना होता है और जहां से हमें ऑब्जेक्ट्स को उठाना होता है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास, जैसे कि ये एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस को हमने एक ब्लॉक यहां पर फिक्स किया, ठीक है, और जिस भी किसी हैवी ऑब्जेक्ट को हमें उठाना होता था, वो हम उसको इस ब्लॉक के ऊपर रखते हैं। ठीक है, लेट्स से कि कोई कार हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट हो सकती है, और दूसरी वाली साइड पर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एक फ्लूइड के साथ फिल करके रखा जाता है। अब ये जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी फ्लूइड के साथ यहाँ पर इस लिफ्ट को बना दें। तो जो फ्लूइड होता है हमारा, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि ये फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल हो। इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब, अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल होगा तो हमारी मैक्सिमम फोर्स या एक मेजर पोर्शन ऑफ द फोर्स विल गो इनटू कंप्रेसिंग द फ्लूइड ओनली, और उसके बाद वो लिफ्ट करना शुरू करता है। तो हम ये यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो लिक्विड हम यूज करें या जो फ्लूइड हम लोग यूज करें वो इनकम्प्रेसिबल हो। अब यहाँ हमने दो पिस्टन्स लिए, दिस इज piston with smaller surface area, piston with smaller area, और ये है हमारा piston with large area। अब हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो स्मॉल एरिया से अप्लाई करेंगे। अगर हम स्मॉल एरिया से फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका फायदा क्या है, देखो ध्यान से। अगर मैंने इसको बोला एरिया A1 और इसको बोला एरिया A2, तो जो फोर्स आपने यहाँ पर अप्लाई करा, उस फोर्स की वजह से जो प्रेशर यहाँ पर लगेगा, P1 is equals to force upon area A1। Smaller the area, greater will be the pressure applied। और जो प्रेशर आप अप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, दैट प्रेशर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिमिनिश्डली, यानी कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होते हुए कभी भी खत्म नहीं होगा। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एंड इवनली इन ऑल द डायरेक्शंस। अब जनरली जो डायरेक्शंस होती हैं ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती हैं, यानी यहां पर इधर से लगाई गई फोर्स से जो प्रेशर आएगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू दिस सरफेस एरिया। तो लार्जर प्रेशर इज अप्लाइड टू दिस पिस्टन विद ग्रेटर सरफेस एरिया, जिसकी वजह से इट विल बी इजियर टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट।
लेकिन अगर ये हम उल्टा कर देते तो फिर क्या होता? मान लो कि मैं फोर्स यहां से लगाता, तो अगर मैं यहां से फोर्स लगाता तो प्रेशर क्या होता? P2 इज इक्वल टू F अपॉन A2। अब ध्यान से देखो, सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो यहां पर आप ऑब्जेक्ट को उसके वेट के अकॉर्डिंग उठाने के लिए नेसेसरी फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज व्हाई हम हमेशा स्मॉलर सरफेस एरिया से फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, बेटा क्या ये बात क्लियर है? यस सर। समीर क्लियर है बेटा? यस सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट वन मोर इलस्ट्रेशन ऑफ पास्कल्स लॉ इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अब देखो हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे काम करते हैं। हमारे पास अगर हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि एक चेंबर है, ठीक है, इसके अंदर कुछ हमने ना फ्लूइड फिल करके रखा। ये फ्लूइड होता है आपका ब्रेक ऑयल, ठीक है, ये फ्लूइड हमने इसके अंदर फिल करके रखा। अब इस फ्लूइड को जब हम फिल करके रखते हैं तो यहाँ पर नीचे हमारे पास एक टैंक आता है जिसके अंदर 2 पिस्टन्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पर फिल्ड है, ये कनेक्टेड है स्प्रिंग के साथ और ये कनेक्टेड होते हैं स्प्रिंग्स ब्रेक शूज के साथ। ब्रेक शूज, अब ये ब्रेक शूज क्या करते हैं? ये ब्रेक शूज ये ब्रेक शूज के साथ होता क्या है? ये आपका ब्रेक पैडल है। जब भी आप अपनी गाड़ी चलाते हुए जब भी कभी आप इस ब्रेक पैडल के ऊपर प्रेस करते हो, ब्रेक पैडल को प्रेस करते हो, तो ये जो पिस्टन है, दिस पिस्टन मूव्स फॉरवर्ड और ये पिस्टन जैसे ही आगे आएगा तो काफी सारा फ्लूइड इस चेंबर के अंदर जाना शुरू हो जाता है। अब फ्लूइड प्रेशर यहाँ पर बढ़ेगा तो ये पिस्टन बाहर की तरफ आएगा, ये वाला पिस्टन भी बाहर की तरफ आएगा और ये ब्रेक शूज जाकर आपके टायर के रिम के साथ फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही टायर के रिम के साथ फिक्स हो जाएंगे तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा और ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा और ये जाके टायर के रिम के साथ फिक्स हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो टायर होता है उसकी रोटेशंस सीज कर जाती हैं। अब जैसे आप ब्रेक पैडल पे से टायर हटाते हो तो ये पिस्टन वापस इस फ्लूइड को अंदर की तरफ रिस्टोर होंगे पिस्टन, तो वापस फ्लूइड को किसमें भेजते हैं? इस चैम्बर में, और इस चैम्बर में पहुंचने के बाद ये पिस्टन वापस ब्रेक पैडल को उसकी इनिशियल पोजीशन में रिस्टोर करा देता है। यानी इन स्प्रिंग्स का जो रिस्टोरिंग कांस्टेंट है उसको हम लोग अपने फायदे के लिए यूज करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग एक फ्लूइड यूज कर रहे हैं जो कि अगेन एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा। हम इनकम्प्रेसिबल ले क्यों रहे हैं बार बार, इस बात को भी समझना जरूरी है। अगर फ्लूइड मान लो इनकम्प्रेसिबल ना हो और वो कंप्रेस हो सकता हो तो आपके ब्रेक के अंदर हमेशा एक प्ले रहेगा, तो जितनी जल्दी आपको ब्रेक अप्लाई करना होगा ब्रेक्स उतनी जल्दी से अप्लाई होंगे नहीं और वो हमारे लिए डिजास्टर्स हो सकता है।
तो हम जो फ्लूइड इसके अंदर यूज करते हैं उसकी दो खासियत, पहला कि टेम्परेचर के साथ उसकी विस्कोसिटी में कोई वेरिएशन ना आए, दूसरा वो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड हो, तभी वो काम करेगा। हाइड्रोलिक ब्रेक्स की वर्किंग क्लियर है या फिर से समझाऊं? क्लियर है सर। यस सर, क्लियर। फिर से देख लो, आपने ब्रेक पैडल प्रेस किया, पिस्टन अंदर की तरफ आया, ये फ्लूइड इस चैम्बर में आके इकट्ठा हो जाएगा, फ्लूइड का वॉल्यूम यहाँ ज्यादा हो जाएगा, तो ये पिस्टन्स बाहर की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे तो स्प्रिंग्स कंप्रेस होंगे, और कंप्रेस तब होंगे जब ये ब्रेक शू इस रिम के साथ जाके फिक्स। तो जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होंगे, टायर का रोटेशन सीज कर जाएगा, और फिर बेटा जैसे ही आप अपना पेडल से पैर हटाएंगे तो जो स्प्रिंग्स हैं वो रीस्टोर होंगे और वापस फ्लूइड को इस ओपन चेंबर के अंदर डाल देंगे, एंड अल्टीमेटली ब्रेक पैडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. now again in this case the pressure is distributed equally in all the directions. तो यहां पर भी पास्कल्स लॉ होल्ड करता है। ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके। अच्छा, प्रेशर की कुछ डिफरेंट यूनिट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, और वो प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे कि एक तो होती है पास्कल, SI यूनिट इज पास्कल, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है? इसके अलावा एक और यूनिट हो सकती है प्रेशर की, एंड दैट यूनिट इज बार। तो 1 बार इज इक्वल टू 10 raised to the power 5 pascals. So these are different units of pressure. इसी के साथ साथ 1 atm is also the unit of pressure, और इसकी वैल्यू होती है 1.01 into 10 raised to the power 5 pascals. ठीक है? तो सर उसको ऑलमोस्ट 1 बार से इक्वल लेंगे। हाँ, ठीक है बेटा? यस सर। तो ये यूनिट्स याद रखनी है। नेक्स्ट, बोर्ड क्लियर कर दूं? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बॉयंसी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बॉयंसी। लिखें, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग on a body immersed in a fluid is called upthrust or buoyant force. सर ऑन अ बॉडी के बाद क्या था? The upward force acting on a body immersed in a fluid is called upthrust or a buoyant force.
ठीक है, अब देखो सुनो, मान लो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है एंड दिस ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द फ्लूइड। तो इसका जो वेट होता है बेटा वो हमेशा सेंटर से एक्ट करता है डाउनवर्ड्स। बॉडी का वेट mg हमेशा सेंटर से डाउनवर्ड्स एक्ट करता है। हम ये भी कह सकते हैं द buoyancy बेसिक द वेट ऑफ अ बॉडी बेसिकली एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यहीं से ये mg डाउनवर्ड्स एक्ट करता है। लेकिन जो अपथ्रस्ट होगा वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ एक्ट करेगा और अपथ्रस्ट को हम लोग कहते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट फोर्स। अपथ्रस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट फोर्स। Upthrust is also called buoyant force. अब आप बेसिकली ऐसा भी कह सकते हो। अच्छा, इससे पहले हम बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखो जरा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। It states that when a body is fully or partially immersed in a fluid, it states that when a body is fully or partially immersed in a fluid, it experiences an upthrust. It experiences an upthrust. Which is equal to the weight of the fluid displaced तो इसका मतलब सीधा सीधा आप क्या लिख सकते हो, U इज इक्वल टू mg, यहां पर m क्या है, m है मास ऑफ द फ्लूइड और g तो आपको पता ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो U इज इक्वल टू mg। अगर मैं यहां से apparent weight of the body निकालना चाहूँ, अच्छा कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा एक हैवी बॉडी है, वो हैवी बॉडी को अगर आप वाटर के अंदर डाल दो या किसी भी फ्लूइड के अंदर डाल दो, then it will be easier to lift the body or to move the body than to move it in the air। ठीक है, अगर मान लो हम किसी बॉडी को एयर के अंदर मूव कराने की कोशिश करें एंड वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मूव इट इन एयर, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी। बट जैसे ही आप उसको वाटर के अंदर डाल देंगे तो वो हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सम पार्ट ऑफ द वेट इज बेसिकली बैलेंस्ड बाय द अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट उसको ऑटोमेटिकली नीचे से ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहा था। नाउ इट विल बी इजियर फॉर यू टू लिफ्ट द बॉडी। तो ऐसे वाले केस के अंदर जो एपरेंट वेट होता है बॉडी का वो कैसे आप निकालेंगे? तो याद रखेंगे एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय अपथ्रस्ट माइनस एक्चुअल वेट। अपथ्रस्ट माइनस एक्चुअल वेट। या सर उल्टा नहीं होगा?
यहाँ से वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, तो आप इसको ऐसा लिख लें कि ये मॉड में होगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो, या फिर आप लिख लो apparent weight is equal to actual weight माइनस अपवर्ड, ऐसा लिख लो, ये ज्यादा सही है। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी क्योंकि एक्चुअल वेट तो अपवर्ड से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जनरली अगर हम लोग लिखना भी चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, मान लिया कि लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है रो, तो एपरेंट वेट हो जाएगा mg माइनस m डैश g। तो जैसे कि हमने बोला m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ द फ्लूइड, तो हम मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी माइनस ये हो जाना चाहिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है बेटा, यस सर। तो इधर से आप Vg तो कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बच जाएगा रो माइनस सिग्मा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, रो Vg 1 माइनस सिग्मा बाय रो, और सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, यस सर। so this formula you can use while calculating the buoyancy or while calculating the apparent weight, क्योंकि apparent weight ना बहुत केसेस में डायरेक्टली पूछ लेता है निकालने के लिए कि what will be the apparent weight of the body। ठीक है बेटा, यस सर। तो अपथ्रस्ट निकालना आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है लॉज ऑफ फ्लोटेशन, और ये बॉयंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही रिलेटेड है, लॉज ऑफ फ्लोटेशन। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले लॉ ऑफ फ्लोटेशन की, और सबसे पहला लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि अगर वेट बड़ा है अपथ्रस्ट से तो क्या होगा। मान लो कि वेट बड़ा हो जाए अपथ्रस्ट से, तो इसका मतलब वेट माइनस अपथ्रस्ट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए। हमने कहा वेट बड़ा है अपथ्रस्ट से, तो वेट माइनस अपथ्रस्ट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। यस सर। तो इधर देखें, mg क्या था, वेट, अपथ्रस्ट ये, अगर वेट सफिशिएंटली लार्ज हो जाए अपथ्रस्ट से तो बॉडी के साथ क्या होगा, बॉडी कहां जानी चाहिए, डाउनवर्ड्स। तो नेट डायरेक्शन विल बी downwards and the body sinks, तो बॉडी सिंक कर जाएगा और अल्टीमेटली कहां चला जाएगा, टू द बॉटम ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, यस सर। केस नंबर 2, अगर मैं ये कहूं कि वेट छोटा हो अपथ्रस्ट से, तो वेट माइनस अपथ्रस्ट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है बेटा, यस सर।
हमेशा कभी भी ऑब्जर्व करना होता क्या है, आपके पास कोई भी बॉडी हो, कैसी भी हो, आप उसको अगर एक फोर्स के साथ किसी एक फ्लूइड के अंदर थ्रो करते हैं तो वो नीचे तो जाती है, टॉप सरफेस को क्रॉस करके कुछ सर्टेन लेवल तक नीचे चली जाती है। बट अब क्या होगा, क्योंकि वेट छोटा है अपथ्रस्ट से, तो नेट फोर्स इज अपवर्ड्स। देखो यस इन दोनों सर। फोर्सेस में से अगर अपथ्रस्ट बड़ा हो जाए तो बॉडी को ऊपर की तरफ जाता रहेगा, नेट डायरेक्शन is upwards and body will continue to rise up until the weight is balanced by upthrust। कब तक चलता रहेगा ये, जब तक अपथ्रस्ट और वेट आपस में बैलेंस नहीं हो जाते। ठीक है, तो सर बॉडी जैसे ऊपर जाएगी तो अपथ्रस्ट रिड्यूस होगा क्या? तो जैसे जैसे, क्योंकि अपथ्रस्ट बड़ा था, एक टाइम आएगा जहां पर अपथ्रस्ट और वेट दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पर जाकर ये रुक जाएगी। इसका मतलब इस कंडीशन में बॉडी स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। देखो ना बेटा, मोटा मोटी तीन ही कंडीशन हो सकती हैं कि एक तो या तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल बॉटम पे आ जाए, या ऑब्जेक्ट बीच में कहीं पे रहे, तो दिस इज द कंडीशन, बॉडी स्टार्ट्स फ्लोटिंग। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि आधा ऊपर हो आधा नीचे हो, ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा इस लेवल पर है, वो कंप्लीटली सिंक नहीं किया, लेकिन एक तीसरा कंडीशन हो सकता है जहां पर वो बिल्कुल ऊपर हो। तो वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है तीसरी, जहां पर हम कहते हैं कि वेट और अपथ्रस्ट एग्जैक्टली इक्वल है। तो एग्जैक्टली इक्वल है तो वो अंदर जाएगा ही नहीं, तो इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस, इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस। ठीक है, जैसे कि शिप मूव करता है, शिप फ्लोट करता है, जैसे कि आप एक कागज की नाव बनाते हैं और वो फ्लोट करती है। ठीक है, यस सर। तो वो सरफेस पे ही फ्लोट करती है, यानी कि उसका वेट इतना ज्यादा नहीं है कि वो ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड को डिस्प्लेस कर पाए। ठीक है, सर हाँ सर इस वाले पॉइंट में हाफली इमर्स्ड भी तो होगा। हाँ, मैंने वही तो बोला ना बेटा, इस वाले पॉइंट में ऐसा हो सकता है कि वो इस कंडीशन में हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो यहीं आ जाए, लेकिन जहां वेट और अपथ्रस्ट बिल्कुल इक्वल था वो था ही नहीं। मतलब आप जैसे कागज की नाव की हम बात करते हैं, आपने कागज की कश्ती बनाई और उसको फ्लोट करने दिया, वो तो अंदर जाएगी नहीं ना। कब तक नहीं जाएगी, जब तक वाटर उस वाटर को सोकअप नहीं कर लेगा, तब तक वो अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन थी सेकंड वाली, दिस इज वैलिड फॉर दिस एंड फॉर दिस बोथ, क्योंकि यहाँ पार्शियली वो इमर्स्ड है ना एंड पार्शियली वो बाहर है। ठीक है, लेकिन ये वाले केस के अंदर तो बॉडी है ही कहां, सरफेस पर ही है, वो पार्शियली इमर्स्ड है ही नहीं। यस सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। इस वाले केस में जैसा कि हमने बोला था कि वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तो वो कहीं पर भी बैलेंस करता है, यानी कि नेट अपवर्ड फोर्स आपके पास एक्ट करेगी, तो वो नेट बैलेंस वो यहां भी कर सकता है, इस कंडीशन में भी कर सकता है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं करेगा, यहां तो वो है ही नहीं, यानी कि ऊपर ही है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है बेटा,
क्योंकि इस कंडीशन में बॉडी विल नॉट एक्सपीरियंस एनी रिजल्टेंट फोर्स, देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स देयर, तो कोई रिजल्टेंट फोर्स है ही नहीं यहाँ पर, तो इसलिए ना तो वो ऊपर जाएगी और ना ही वो डाउनवर्ड जाएगी। ठीक है अनुषा? यस सर। ठीक है, तो ये था आपका फ्लूइड एट रेस्ट, और यहाँ पर आपका फ्लूइड एट रेस्ट खत्म हो जाता है। परसों वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे विस्कोसिटी से, ठीक है? सर डायनेमिक्स नहीं करेंगे पहले? हाँ डायनेमिक्स ही है बेटा, विस्कोसिटी अच्छा सर ठीक है। वो सरफेस टेंशन सोच रहे हो आप, वो अभी नहीं है, पहले डायनेमिक्स ही करेंगे। हाँ सर। चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं आज? सर आप लास्ट टाइम की वर्कशीट मनस्वी? ऑफलाइन क्लास में करवाओगे डाउट? हाँ हाँ हाँ, वो ऑफलाइन ओके था। सर। मनस्वी क्लियर है बेटा? याशिका यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट